वही पूछ रहे हैं। मैं कह रही हूँ बैकग्राउंड में गाना मनोज सर लगाएंगे फिर गाना लगेगा हम लुट गए करके। फिर तो तुम लोगों का ऐसे ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल, फिर ऐसे पढ़ने वाला माहौल टाइप्स में नहीं होगा आज तो तुम लोगों का। आज ना तुम्हें वो वाली फीलिंग आई होगी स्कूल में हाफ डे है। टाइम पास, अच्छा। तुम्हें पता है ये टाइम पास की क्लास जो रिकॉर्ड होगी ना, डमशराज, पता है एक्चुअली दिक्कत क्या है? हम ना पहले डमशराज खिला देते थे बच्चों को, बट पहले ना ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं होता था। क्लास रिकॉर्ड हुई क्यों नहीं, अपलोड क्यों नहीं हुई आजकल? बहुत सारे चीज़ों का जवाब देने पड़ते हैं। हाँ, अरे हाँ, मैं कल डांट कर आई थी जाके। मैं कहा मुझे फिर से क्लास रिकॉर्ड कर, पहले बोलते हैं भैया आपकी वजह से हुआ। क्या किया ये आपने? आज तो भैया आए भी नहीं क्लास में। हाँ भाई स्वयं बोलो। किसे सर्दी लग रही है? यहाँ बैठ जा। आजा यहाँ बैठ जा। क्यों? आंखों में दर्द होगा? कब तक बचोगे? क्या क्वेश्चन पूछे इनको चाहते हैं? आज एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन वाले भी बैठे हैं। फिर कैमरा ऑन करवाने से क्या हो जाएगा? ये लोग कैमरा ऑन करेंगे ही नहीं क्योंकि इस हालत में ही नहीं होते ये लोग कि कैमरा ऑन कर सके। इन लोगों की ना हालत ही ऐसी नहीं होती कि ये लोग कैमरा ऑन कर सके। तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें बोलूंगी कैमरा ऑन करो और ये कर देंगे? हाँ, तुम लोग कितनी बार बोलती हो पढ़कर आया करो, पढ़कर आया करो, तुम पढ़कर आते हो? जब तुम लोग बिना माने रह सकते हो तो ये लोग को कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तुम लोगों को ना मानना एक्सेप्शन केस और इन लोगों का मानना। तो आई एम रेडी लिखा है, कैमरा ऑन किया नहीं लेकिन। अब मैंने तो बोल दिया करो कैमरा ऑन, हिम्मत है तो। देख लो, नहीं कर रहे ना?
अब मतलब ये है कि हम पहले क्यों करें, हम पहले क्यों करें वाली बात है। तो तुम्ही ने कहा था ना आई एम रेडी, तो तुम ही करो फिर। एक्चुअली क्या है, इंडिया में मोस्टली लोग ना एक को देख कर दूसरा इंसान काम करता है। एक जना करेगा, धीरे धीरे सारे करने लगेंगे। ये गेट किसने ओपन किया? अरे वो गेट किसने ओपन किया था? तुम आए थे अभी? नहीं कर रहे, मैंने कहा था ये लोग नहीं करेंगे कैमरा ऑन। इसने तो कर दिया, ऐसे तो हिम्मत थी। और बाकी और किसी में नहीं है इतनी हिम्मत कि वो कैमरा ऑन करे। आह, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलेंगे हम आंसर भी नहीं देंगे। नो कॉम्प्रोमाइज विद क्लास। कल तो क्लास ही नहीं है, कल संडे है। चलो कोई बात नहीं। ये दो लोग क्लास के ही होंगे। रूम नंबर बताओ, मैं एक दो दिन में ऑफलाइन आऊंगा। ये क्लास में ही बैठा है। इनको क्या देखना, इनको रोज ही क्लास में देखते हो। मुझे ही दिखा रहे हो बच्चों को। तुम ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट दिखा रहे हो, हम लोग ऐसे बैठते हैं, ये हमारी क्लासरूम होती है।
और ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं। ये च्युइंगम खाने वाले लोग हैं। ये दिन भर क्लास में च्युइंगम खाता है। ये जो मुंह छुपा रहा है बिल्कुल यही। और ये इसने इसने अभी तक ऐसा कोई खास काम नहीं किया कि इसके बारे में बताया जाए। इसे ठंड बहुत लगती है। उन्हें नहीं सुनाई दे रहा ना। एक्चुअली इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, इनको सिर्फ दिखाई दे रहा है तुम लोग जो बोल रहे हो, क्योंकि तुम माइक में नहीं बोल रहा। अच्छा, चलो जो का पार्ट अब बहुत हंसी मजाक हो गई, अब थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? थोड़ी हमने तुम्हारी मानी, थोड़ी तुम मेरी मानो। अब ज़्यादा कुछ नहीं, कल का टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। हमने ब्रांड आइडेंटिटी का टॉपिक समझ लिया था या पढ़ भी लिया, लिख लिया था? अब योर लॉस, हमने तो रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, उन्होंने बोला जूम से उठा के डाल देंगे। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं जो पॉइंट्स कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोगों ने थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट शुरू किया था। थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट में हम लोगों ने बैरियर का टॉपिक पढ़ा था। हम लोगों ने एक पॉइंट कर लिया था और पॉइंट का नाम था कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने क्या कहा था? जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, तो फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली बैरियर लग जाता है। अगर आपके पास फंड्स, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, फिर तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कंपनीज ऑलरेडी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं उन्हें कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है। बेनिफिट किसको मिलता है? लार्ज कंपनीज को। तो जो नई कंपनीज एंटर होती हैं उन्हें ये बेनिफिट रिसीव। फिर आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करना इन द आइज ऑफ द कस्टमर। फर्म एंड पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक बेसिकली क्या करते हैं? इस चीज़ को यूज़ करते हैं। पर अगर आपको जेन्युइन डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना है तो इसके लिए खर्चा ज़्यादा। स्विचिंग कॉस्ट क्या था? शिफ्ट करना दूसरे प्रोडक्ट पे। जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने कस्टमर, जो नई कंपनी होती है वो कन्विंस करती है कस्टमर को स्विच करने के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे थे, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे? विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब बायर स्विच करेगा, टेस्ट करेगा नए प्रोडक्ट को, नेगोशिएट करेगा प्राइसेस को, इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, कभी कभी इट विल रिजल्ट इनटू साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल कॉस्ट। और कॉस्ट जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा रिलक्टेंट होता है बायर टू शिफ्ट। अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें? कौन से केस में लगता था? जब आपका इनफ्रीक्वेंट परचेज है और यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे केस में हम लोग प्रोडक्ट कौन सा खरीदते हैं? सिर्फ, जैसे कार खरीदना, वॉशिंग मशीन खरीदना, फ्रिज खरीदना, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड खरीदते हैं, जहाँ पे आपका क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है और हर साल इसको हम कभी कभी खरीदते हैं, 5-6 सालों से एक बार। क्लियर है इतनी सी बात? और ब्रांड बनाने में क्या लगता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वाला पॉइंट लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यह है पॉइंट नंबर 5। ब्रांड आइडेंटिटी
it serve as another entry barrier. Particularly in products whose purchase is infrequent and have higher unit cost. New firms face problems as brand builds over a period of time. डन। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचो, एक बात बताओ, तुम लोग ना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है? आउटलेट्स कहाँ ओपन करोगे? एक तो तुमने ना सोचो कैफे खोला, ठीक है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तुम्हारा रेजिडेंशियल एरिया में है और एक जो तुम्हारा चैनल है वो जीटी में या एमआई रोड पर है। तो बताओ ज़्यादा चलने के चांसेस कहाँ हैं? क्योंकि क्राउड ज़्यादा वहीं है। आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कहाँ है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर न्यू एंट्रेंट को अच्छा एक्सेस नहीं मिला तो उनका बिजनेस सक्सेसफुल, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे मिलते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल। पर आज के टाइम पर तो जोमेटो की ज़िंदगी है। तुम अगर रेजिडेंशियल एरिया में भी करके जोमेटो स्टार्ट करवा दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जोमेटो के साथ साथ बहुत सारा वो क्राउड भी है जो आज भी फिज़िकली खुद से विज़िट करना पसंद करता है ना। घर पे मंगवाना भी पसंद करते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारा क्राउड है जो खुद जाकर विजिट करना पसंद, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बहुत फ़र्क पड़ता है। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर न्यू एंट्रेंट इज अनदर सिग्निफिकेंट। डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ, बहुत सारी फर्म अभी भी कंटिन्यू रिलाय मतलब डिपेंडेंट है ऑन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन to create barrier to the entry on the rivals। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये वाली वही बात लिख दें, एग्जिस्टिंग फर्म का इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे तो वो इम्पीड कर सकते हैं, रिटार्ड मतलब रोक सकते हैं नए यूजर्स को। क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होने से भी हम लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। व्हाट इज रिटेलिएशन? काउंटर अटैक। व्हाट इज काउंटर अटैक? पलटवार करना। अब एक बात सोचो, तुमने जीटी में कैफे स्टार्ट किया, ठीक है,
वहाँ बहुत सारे कैफ़े ऑलरेडी हैं। मान के चलो तुम्हारे कैफ़े के एग्जिस्टिंग सामने ही बहुत अच्छा कैफ़े है, जैसे ही तुमने कैफ़े स्टार्ट किया इन्होंने अपने कैफ़े में डिस्काउंट रखने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, प्राइजेस थोड़े डाउन कर दिए। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर पहले से यहीं जा रहा था अभी भी कहाँ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी नोन प्लेस है और अब वहाँ पे डिस्काउंट अच्छे मिलेंगे, तो फिर वो नए को शायद ट्राई ना करे। होता क्या है, जब आपके आसपास कोई न्यू प्लेयर आ जाता है तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो जानबूझ के अपने प्राइजेस को थोड़ा सा क्या करते हैं और डिस्काउंट्स देने लग जाते हैं। ये करने के पीछे रीजंस हैं, ये करने के पीछे ये रीजंस हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो इसके थ्रू काउंटर अटैक करता है न्यू प्लेयर पे। अब होता क्या है, सिर्फ इस बात का डर, सोचो अगर नया कैफ़े वाला ये सोचे कि अगर मैंने इस पुराने वाले के सामने नया कैफ़े खोला तो ये तो मुझे टिकने देगा ही। कभी कभी सिर्फ मियर थ्रेट, सिर्फ इस बात का डर भी हमको नया बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देता। बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर भी हमें नया बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देता है। समटाइम्स mere threat of aggressive retaliation by existing firm can deter मतलब रोकना एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इन एन एग्जिस्टिंग। सिर्फ ये डर, क्योंकि जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो एग्जिस्टिंग प्लेयर रिड्यूस कर देंगे प्राइजेस और इंक्रीज कर देंगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह ने किया था। पतंजलि का प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आए थे इन लोगों ने यही वाली चीज करी थी। क्लियर है पॉइंट? पक्का? यार रिकॉर्डिंग मैंने खुद ऑन करी है, किसने बंद करी थी? किसी ने नहीं की थी। चेक कर रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। मैंने 5 प्रेस किया था, मैंने देखी भी थी होते हुए। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला क्या था, एक्सेस टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और दूसरा क्या था, इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ distribution channel is another barrier for entry. Next point, despite of growing internet, many firms still rely on physical
distribution channel. 7th point, aggressive retaliation by existing players. Mere threat by existing player, mere threat of retaliation by mere threat of retaliation by existing players results into barrier. Existing players can either reduce the price or increase advertising budgets. हाँ, रोकना। अब देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? कैपिटल। कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या कहा था कि अगर आपके फर्म्स को लार्ज कैपिटल चाहिए तो जिन फर्म्स के पास में कैपिटल की लैकिंग है वो फर्म क्या हो जाएंगे? पहले ही बाहर हो जाएंगे, है ना। फिर अगला पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या पॉइंट है कि आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? जैसे प्रोडक्शन, तो इन्होंने यही वाली बात बोली है कि आपका यूनिट कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? और जो पुरानी फर्म्स हैं वो प्रॉब्लम फेस करेंगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इन द आइज ऑफ कस्टमर। फिर कॉस्मेटिक और दूसरा आपका कौन सा था? वही आपके दो हैं जहाँ पे ये काम हुआ सकता है। फिर कौन सा था? स्विचिंग कॉस्ट क्या होता था? टू परसुएट कस्टमर कि हमारा प्रोडक्ट ही परचेज कर लो, जहाँ पे कस्टमर पहले आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेगा, फिर नेगोशिएट करेगा प्राइजेस को और फिर ट्रेन करेगा उसके लिए यूज़ करने के लिए। फिर आई ब्रांड, ये पॉइंट वहाँ लगता है जहाँ पे परचेज इनफ्रीक्वेंट है और यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ब्रांड बिल्ड करने में लगता है टाइम, तो जो नई फर्म्स हैं उनको टाइम लगेगा और कई लोग वेट नहीं करते तो वो क्या करते हैं? छोड़कर चले जाते हैं। अगला पॉइंट एक्सेस टू, इसमें क्या आएगा?
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना ज़रूरी है, अगर अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स काउंटर अटैक करेगा, वो चाहे प्राइजेस को कम करे, एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करे। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई बैक क्वेश्चन है नहीं। अब हमारे पास एक टॉपिक बच गया, टॉपिक कौन सा है? इन एन इंडस्ट्री। BRT मॉडल। बी किसके लिए स्टैंड किया था? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, 2 पॉइंट्स थे। टी अभी बीच में कौन सा पॉइंट बच गया? आर है राइवलरी इन इंडस्ट्री। राइवलरी इन इंडस्ट्री होता क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें मार्केट के अंदर कंपटीशन को एनालाइज करना है, किसको एनालाइज करना है, तो तुम्हारे लिए कंपटीशन क्या है? जो सिमिलर इंडस्ट्री में है और सेम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब अभी मैंने बी वाला पॉइंट पढ़ा और टी वाला पॉइंट पढ़ा, ये दोनों बातें हमारे माइंड में आती ही, हमारे माइंड में तो क्या आता है? एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में क्या चल रही है? राइवलरी, क्योंकि वो सेम इंडस्ट्री में है और सेम कस्टमर को ही प्रोडक्ट सर्व। अगर कोई नॉर्मल पर्सन से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए मार्केट में कंपटीशन क्या है, तो मार्केट में कंपटीशन उनके लिए तो ये 4 फैक्टर्स हमने पढ़े तो हमारे दिमाग में आए, अदरवाइज कभी भी फर्स्ट थॉट में ये 4 फैक्टर माइंड में नहीं आते। इन्होंने भी यही बात लिखी है सबसे पहले कि जो एक्चुअल में कंपटीशन होता है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में ही होता है। ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये एक्चुअल के अंदर हम लोगों के लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो एक्चुअल कंपटीशन किसके बीच में होता है हमारे? क्लियर? एक तो इन्होंने ये बात बोली, फिर इन्होंने अगला पॉइंट क्या बोला, फिर इन्होंने हमें अगला पॉइंट जो बोल कर दिया वो ये था कि अगर एक बात सोचो, तो एक बार मैंने पहले भी बात कही थी, हल्दीराम और बीकानेर के अंदर मैंने एक बात कही थी ब्रेकफास्ट मेन्यू का, कि पहले बीकानेर वाले ने स्टार्ट किया, फिर इवन अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जितनी भी तुम्हारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, एक पर सेल चलती है तो क्योंकि ये कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। अभी सेल चल रही है ना, 24 तारीख को ख़त्म हो गई थी, आज हुई है नहीं, 24 को किसकी हुई थी? फिर 24 से स्टार्ट हुई थी। अभी इस वक्त सेल सब पे ही चल रही थी फिर, है ना, अमेजोन पे भी, मिंत्रा पर भी, फ्लिपकार्ट पे भी, और इसके साथ में छोटे मोटी और ऐप्स भी हैं, हर किसी पे सेल चल रही थी, है ना। तो अब इसका हुआ क्या ये सिस्टम, एक कॉम्पिटिटर ने जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट दूसरे पर भी आता है, क्योंकि कंपनीज में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉम्पिटिटर के डिसीजन को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। सब ने एक साथ सेल स्टार्ट करने का रीज़न होता है, या तो सेम डे शुरू होती है, एक दिन आगे पीछे शुरू होती है। क्यों? देयर इज अ रीज़न। अगर एक ही ने सेल रखी और बाकियों ने नहीं रखी तो एक की सारा सेल हो जाएगा और बाकियों पे कुछ भी सेल नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सबकी सेल स्टार्ट में, कस्टमर क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट, बट जाएंगे, जहाँ उन्हें सबसे सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट को वो वहीं खरीदेगा। आजकल तो ऑप्शन है ना, स्क्रीन शॉट लेकर उसे अपलोड कर दो, आपको डिटेल भी डालने की ज़रूरत, सेम प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या करवा रही हैं बेसिकली, ये सभी की सभी चीज़ें एक तरीके से देखा जाए ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनके बीच में टफ कंपटीशन है, और एक का प्राइसिंग डिसीजन जो है दूसरे के प्राइसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्होंने यहाँ पर हमें यही वाली बात लिख कर दी है, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर इज क्वाइट एंड दिस इज व्हाट अंडरस्टूड एज, हम लोग नॉर्मली कंपटीशन के तौर पर इसको ही
समझते हैं। फॉर एनी प्लेयर, कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस करता है उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन को, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक। मिंत्रा के लिए फ्लिपकार्ट के डिसीजन ने इफेक्ट किया। द इम्पैक्ट इज मोर एविडेंट। एविडेंट मतलब आपको एविडेंस ज़्यादा मिलता है फंक्शनल लेवल पर इस चीज़ का। जब प्राइजेस चार्ज्ड बाय वन, एक ने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करी तो दूसरे पर भी वो इस चीज़ का प्रेशर बना देता है। तो हमारी इंटेंसिव राइवलरी जो है प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी। प्रॉफिट पे इफेक्ट दो कैसे करेगी? अगर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे ना आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर 50 रुपये का भी फ़र्क मिल रहा होता है ना, 50 रुपीज़, तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं ना। इवन यही चीज़ छोड़ो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक जना जल्दी डिलीवर कर रहा है और एक जना 2 दिन, और प्राइजेस भी सेम हैं, तभी जो जल्दी डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है। देख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें प्रॉफिट पर इफेक्ट। जहाँ तुमने उसका परचेज ना करके दूसरे का परचेज किया, दूसरे का तो प्रॉफिट हो गया। तो इंटेंस मतलब बहुत टफ कंपटीशन होना इन एन इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री में उसके अट्रैक्टिवनेस। और जितना इंटेंस राइवलरी होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा कॉस्ट ऑफ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्राइस, कस्टमर अट्रैक्टिवनेस, हर एक चीज़ इफेक्ट होती है। अगर आपके हो सकते हैं ये लोग कार्टल्स फॉर्म करके एक प्राइस को फिक्स भी कर सकते हैं कि इससे कम पे हम सेल नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये लोग प्रॉफिट को भी क्या करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतना ज़्यादा कंपटीशन, जितने ज़्यादा सप्लायर्स या कॉम्पिटिटर्स उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स, और जितने कम लोग उतना ही कंपटीशन। सबसे पहले हमारे पास अमेज़ॉन आया था, फ्लिपकार्ट आया था, अमेज़ॉन आया था ना, तब हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलते थे, प्रोडक्ट ज़्यादा चीप मिल जाते थे। लेकिन आज उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना कहाँ होता था पहले। इवन आज तुम ऑफलाइन भी चले जाओ तो वो तुम लोगों को ऑनलाइन जितना डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो मिल जाते हैं। अगर तुम बोलते हो कि वहाँ पे तो हमें इसका डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी कोई एम्प्लॉय डिस्काउंट लगा देते हैं। कोई एक्सपेंसिव चीज़ परचेज कर रहे हो तो फिर कोई HDFC कार्ड पे डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना %, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले ये सब डिस्काउंट ऑफलाइन, क्योंकि कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑफलाइन तो कोई भी परचेज करता ही नहीं था जब ऑनलाइन डिस्काउंट इतने हैवी मिलते थे कार्ड्स वगैरह पे। पहले ऑफलाइन कार्ड्स वगैरह पे डिस्काउंट इतने नहीं होते थे। तो इन्होंने यही बोला है, जितना ज़्यादा इंटेंसिव राइवलरी होगी उतना ही इंडस्ट्री लेस क्या हो जाती हैं, अट्रैक्टिव। अब सोचो कोई बिल्कुल ऑल टुगेदर नई वेबसाइट आती है जो बिल्कुल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की तरह ही काम कर रही है, तो क्या वो इतनी सक्सेसफुल होगी? सक्सेसफुल होने के लिए उसे कुछ यूनिक सेल करना पड़ेगा, या तो प्राइजेस के टर्म्स में या प्रोडक्ट के टर्म्स में, क्योंकि ऑलरेडी लोग इससे खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में आजकल फेक साइट्स बहुत आ जाती हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने यही वाली बात हमको लिखकर बोली है। क्लियर है? तो क्या लिखा है, इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, इसके तरीके तो हम कल पढ़ेंगे कैसे आप कंपटीशन को कम कर सकते हो। तो हमें पहला पॉइंट क्या बोला है, ये राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर ही आपका ऑब्वियस होता है और इट इज़ नॉर्मली अंडरस्टूड एज कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट द डिफरेंट लेवल। और ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, फंक्शनल लेवल पे। कहाँ MCQ में पूछ सकते हैं कि आपका राइवलरी का ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, फंक्शनल लेवल पर। जितना ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन वो कैसे इफेक्ट करेगी, अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी। क्लियर है बात? नोट करो, फिर क्लास ओवर करते हैं। Nature of rivalry in existing players.
it is understood as competition. Competitor influences strategies of rivals and more evident at functional level. More intense the rivalry, more impact on the profitability. नोटेड। आगे के पॉइंट्स कल की क्लास में देखेंगे।